हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतिहास यानी हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग हर प्रश्नों को पूरा डेप्थ तक समझेंगे विथ फुल डिस्कशन। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है जो कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था, जो खमेर साम्राज्य का शक्तिशाली सम्राट था। वही खमेर साम्राज्य आज के आधुनिक युग में कंबोडिया कहलाता है। और एक मजे की बात जो याद रखना है कि 1992 में अंकोर वाट मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकार। पाषाण काल क्या होता है? मानव इतिहास का वह काल जिसमें मनुष्य पत्थर के औजारों से जीवन यापन करते थे। पाषाण काल को हम लोग मुख्यतः 3 चरणों में बांट सकते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। पाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः शिकारी और संग्रह करता था, यानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखता थे। और ये एक बात याद रखना है कि आग का आविष्कार जो है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ये याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वो खुरदुरे पत्थरों के औजार बनाते थे और गुफाओं में निवास करते थे। मध्य पाषाण काल में जो लोग हैं थोड़ा सा उससे बुद्धि आया और उसमें छोटे और तेज यानी माक्रोलिथिक जो है औजार बनाने लगे। मध्य पाषाण काल में लोग शिकार के साथ मछली पालन भी करना शुरुआत कर दिया था। और एक बात इसमें और याद रखना है, कुत्ते को पहली बार जो है पालतू बनाया गया तो कौन सा काल में? मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज में ही कृषि की शुरुआत हुई थी और मनुष्य जो है अस्थायी निवास करना शुरू कर दिया था। तो यह भी प्रश्न पूछता है किस काल में जो मनुष्य जो थे अस्थायी निवास करना शुरुआत किया था? तो हो जाएगा नव पाषाण काल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त। और साल 2016 में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी और लगभग 2,000 शिक्षक रहते थे। यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया से छात्र पढ़ने आते थे। तो इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में भारत जो तो एक वैश्विक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जैसे आज के ज़माने में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गए जैसे प्रसिद्ध थे, उस समय हमारे नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया। और यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय का पुस्तकालय जो है कई महीने तक जलते रहे। अगर यह विश्वविद्यालय आज भी रहा होता तो भारत जो थे रिसर्च अनुसंधान में कहीं आगे होता और भारत जो है विश्व में एक सबसे विकसित और शक्तिशाली देश होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं और जौ। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था गेहूं और जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार था। उन्होंने सिंधु नदी के आधार पर भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। आज यह पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। आपने चाणक्य यानी अर्थशास्त्र के लेखक, चरक, आयुर्वेद के महान आचार्य, जीविक, प्रसिद्ध चिकित्सक
चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक के नाम सुना होगा। ये सभी जो थे इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है यह कवि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित में राजा हर्ष के जीवन के बारे में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस जो है यह एक संस्कृत नाटक है। इसमें चाणक्य के कूटनीति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता के स्थापना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों पुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम में से एक प्रमुख धाम है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंत बर्मन गंगदेव ने किया था। जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा के बारे में आपने सुना ही होगा। जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यह हर वर्ष आषाढ़ मास में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो भगवान सूर्य को। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। और एक बात याद रखना है कि साल 1984 में इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा का सबसे प्राचीनतम और विशाल शिव मंदिर है। यह कलिंग स्थापत्य शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल थे, लेकिन पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने जो है बंगाल का नेतृत्व किया। पाल वंश के पतन का कारण था पाल वंश का सामंत व्यवस्था। क्योंकि सामंत जो थे वो शक्तिशाली हो गए, वह राजा की आज्ञा को मानने के बजाय स्वतंत्र होने लगे। और पाल वंश के लगातार युद्धों और दान अनुदानों से उसके राजकोष जो थे वो कमजोर हुआ और शासन जो थे वो प्रभावहीन हो गया। और 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणों से पाल की शक्ति को एक गहरा आघात पहुंचा और पाल वंश जो है धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला शुरू होने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। कुंभ मेला शुरू करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसके लिए मान्यता है कि देवता और असुरों के समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, जिस समय देवता अमृत पी रहे थे, उसके कुछ बूंद भारत के 4 प्रमुख शहर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरा था। इसलिए इन्हीं जगह पर कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट ने। एलोरा की विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश विशेषकर कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा केव जो है 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच में विकसित हुई। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों परंपराओं के लिए गुफाएं हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजराजा प्रथम ने। तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम ने कराया। यह एक द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। किस शैली में? द्रविड़ शैली। इस मंदिर को 1987 यानी 1987 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी?
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल, जो पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। भगवान गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश जो थे उन्होंने श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। इसका मृत्यु 468 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुआ था। तो प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, और गौतम बुद्ध ने अपना अधिकतर जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? तो दिए थे पाली भाषा में। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालुक्यों ने। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यह मंदिर दुनिया के सबसे सुंदर संगमरमर मंदिरों में गिने जाते हैं। यह मंदिर अपनी अद्भुत नक्काशी, सूक्ष्म शिल्पकला और शांति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। श्वेतांबर संप्रदाय जो है फ्रेंड वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय जो है वह कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने कराया। यह बुद्ध के अवशेषों पर बना है, ने भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बना है। साल 1989 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिन्होंने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। फ्रेंड, गुप्त वंश को जो है यह भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। प्रश्न ये भी बनता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था? तो याद रखेगा, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों का दरबारी भाषा क्या था? तो गुप्त शासकों का जो दरबारी भाषा था वो था संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण जो थे चंदेल राजपूतों ने किए थे। खजुराहो मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण नागरसैली में किया गया था, और साल 1986 में 1986 में इसे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, नागरशैली और द्रविड़ शैली क्या होता है? तो दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बनाई गई है, जबकि उत्तर भारत के अधिकतर मंदिरें जो है वो नागर शैली में बनाई गई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम। वह भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था सिकंदर महान। वह अगर प्रश्न पूछे कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद गजनवी। और भारत पर प्रथम अफगान आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह उत्तर भारत की मंदिर है, तो यह नागर शैली में बनाया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, और योग दर्शन का जो आधार था वो था सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। कृषि के साथ साथ वो लोग पशुपालन भी किया करते थे। आर्य जो थे फ्रेंड्स, ये कहाँ से आए थे? तो यह मध्य एशिया से भारत आए थे आर्य। आर्यों का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद था, और आर्य जो थे मुख्य रूप से इंद्र देवता की पूजा करते थे। और यह भी प्रश्न बनता है कि आर्य लोग जो थे किसके पूजक थे? तो आर्यंस जो थे यह प्रकृति के पूजक थे।
और आर्यों का मुख्य भाषा जो था वो था संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद के पाठकर्ता को उद्धरात्रि कहते थे। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हुआ करते थे 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह भी प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 जो है सूक्त हैं और 10,462 जो है ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को हम लोग होत्री कहते थे। क्या कहते हैं? होत्री। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है और यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम लोग कहते हैं अथर्ववीय। अथर्ववेद जो थे ये जो थे जादू टोना से रिलेटेड थे। यह भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा वेद जो है जादू टोना से रिलेटेड है, तो होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता का नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिगेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1861 में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक कौन था? तो होगा अलेक्जेंडर कंगिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और किन के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इसी युद्ध के बाद जो है भारत में सल्तनत काल का क्या हुआ था? खात्मा हो गया था और मुगल साम्राज्य का नींव पड़ी थी। तो याद रखेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किन के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजय हुए थे। 3 युद्ध याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किन के बीच? तो मराठा और अहमद शाह अब्दालियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने किया था। अकबर जो थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? तो अकबर जो थे वो हुमायूं का उत्तराधिकारी था। और अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो जहांगीर था, अकबर के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है भारत में सल्तनत काल समाप्त हुआ था और मुगल काल का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव जो थे वह सिख धर्म के 5वें गुरु थे और आदि ग्रंथ जो है गुरु अर्जुन देव ने ही लिखा था। और सिख धर्म का प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। यह भी प्रश्न पूछता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। वही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेना का नेतृत्व मीर मदन ने किया था। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार का मुख्य कारण था सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफर का विश्वासघात। मीर जाफर जो थे वह ब्रिटिश से पहले से ही गुप्त संधि कर लिया था और युद्ध में जो था उन्होंने अपने सेना को निष्क्रिय रखा, जिस वजह से सिराजुद्दौला जो थे वो प्लासी का युद्ध में बुरी तरह से हारे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही मीर जाफर को लालच दिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर बंगाल का नवाब उसे बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बिहार के बक्सर में लड़ा गया था। इस लड़ाई में दो पक्ष थे। एक पक्ष में शामिल थे शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, मीर कासिम बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और दूसरे पक्ष में थे ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम जो था वो बंगाल का नवाब था। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम जो थे वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का कठपुतली बन के रह गया था। तो उसे यह बात खटकती थी क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश जो थे बहुत ही मनमानी कर रहे थे। वह नवाब को टैक्स देना बंद कर रहे थे और बंगाल में अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर रहा था। यही बात मीर कासिम को बुरा लगा, जिस वजह से उन्होंने शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला को मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ये लोग युद्ध हार जाते हैं और ब्रिटिश इसमें भी जीत जाते हैं। इस युद्ध के बाद जो है भारत में अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। प्लासी के युद्ध के बाद तो बंगाल में प्रभुत्व जमाया था ब्रिटिश शासन, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जो है ये पूरे भारत में अपना सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो थे वो हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डलहौजी द्वारा। हड़प नीति अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई वह नीति थी जिसके तहत यदि किसी भारतीय राजा की मृत्यु हो जाती थी और अगर उसका अपना संतान नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता था। अगर राजा किसी को गोद भी ले ले तब भी उसको राज्य का उत्तराधिकारी का मान्यता नहीं दी जाती थी। हड़प नीति के अंतर्गत हड़पे गए प्रमुख राज्य थे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा प्रताप। तो चेतक घोड़ा जो थे वो राणा प्रताप का घोड़ा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज थी पुर्तगाली द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वास्को डी गामा 1498 में भारत आए थे। ठीक है, ये क्या था? एक पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीकट के राजा जमेरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीकट में। और कालीकट कहाँ स्थित है? तो यह केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी द अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में जो पहली फैक्ट्री जो थी सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो डच ने सबसे पहले जो है फैक्ट्री भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू। लेकिन प्रश्न यह पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, तो यह होगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड, आज का सेशन हम लोग का यही समाप्त होता है। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।